नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात कर रहे हैं खत से खलबली। दरअसल खतों किताबत कभी हुआ करती थी राज दरबार में या इश्क मोहब्बत में, लेकिन ये खतों किताबत कुछ ऐसी है कि देश के 272 ऐसे विद्वान जनों ने खत लिखा है जो देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर है। दरअसल इसमें रिटायर्ड जज शामिल है, अधिकारी शामिल हैं, सैन्य अधिकारी शामिल हैं, और उसके साथ साथ इसमें इस बात की भी बात है कि क्या भारतीय लोकतंत्र को कई जगह से, कई स्थानों से, कई संस्थाओं के जरिए कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। 272 लोगों के पत्र ने ये लिखा है, खुले पत्र ने, कि देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को कमज़ोर कर रहे हैं और उनका सीधा निशाना पिछले कुछ सालों से चुनाव आयोग है। राहुल गांधी का कहना है कि चुनाव आयोग वोट चोरी करता है और भाजपा की सरकार बनाता है। लोकतंत्र में चुनाव आयोग ही एक ऐसी संस्था है जिसके जरिए पूरा निर्वाचन संपन्न होता है और उसके आधार पर सरकारें बनती है। तो चुनाव आयोग के बाद अगर किसी संस्था पर हम भरोसा करेंगे तो वो कौन सी संस्था होगी? फिर वो कोई संस्था नहीं होगी। चुनाव आयोग पर हमले का मतलब है भारतीय लोकतंत्र पर हमला। इसी पर विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि पहले चुनाव आयोग पर हमला हुआ, उसके पहले की हम बात करें तो भारतीय सेना से सवाल पूछे गए, उसके भी पीछे हम जाए तो भारतीय न्यायपालिका पर भी सवाल खड़े किए गए, और संसद के भीतर तो हालांकि प्रतिपक्ष का अधिकार है कि वो आलोचना करे, लेकिन आप देखिए कि संसद में लोकसभा अध्यक्ष पर आरोप, क्योंकि संसद चलती है लोकसभा अध्यक्ष के जरिए, तो उस आसंदी पर आरोप, और आरोप के बाद उसको एक तरह से अस्वीकार करना, फिर न्यायपालिका पर। इसके बाद आप देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं उद्योगपति, तो उद्योगपतियों पर हमले, देश के भीतर से भी हमले और देश के बाहर से जब हमले होते हैं तो उन हमलों के साथ नेता प्रतिपक्ष या कांग्रेस जुगलबंदी करती है हमारे उद्योगपतियों पर अटैक करके। इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे 3 विशेष मेहमान, और स्टूडियो में मौजूद है हमारे IND24 के कंसल्टिंग एडिटर योगीराज योगेश। तो योगीराज जी, आपका बहुत स्वागत है। दिल्ली से जुड़े हैं हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक नागेंद्र सिंह परमार जी। नागेंद्र जी, आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं हमारे साथ श्री डॉक्टर राहुल रंजन जी। राहुल जी, आपका भी स्वागत है। और जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट रमेश सिंह जी हमारे साथ फ़ोन पर जुड़े हैं। रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम कर रहे हैं योगीराज जी आपके साथ। ये जो सारा मामला है एक तरह से भारतीय लोकतंत्र की जितने भी मजबूत पायदान है उनको कमज़ोर करने का। मैं बीच में ज़रूर इस पर थोड़ी सी विस्तार से बात करूंगा, लेकिन पहले आपकी बातचीत और फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। योगेश जी। नहीं, देखिए, आखिर ये हमने तो तय किए थे। चुनाव आयोग संविधान के तहत ही तो बनी हुई एक संस्था है, और जो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं उस पर यदि कोई चोट पहुंचाता, उस पर कोई शक करता है, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। और कभी कभी देखिए, इस बात में कोई संदेह नहीं कि कुछ गड़बड़ियाँ हैं, और ये सब जगह होती है। चुनाव आयोग की सूची, मतदाता सूची में भी डेफिनेटली कुछ गड़बड़ियाँ हैं, क्योंकि इतना बड़ा पूरे देश में चुनाव कराना बहुत एक चुनौतीपूर्ण काम होता है अपने आप में। इतने सब लोगों का डाटा रखना, इतने सब लोगों की लिस्ट बनाना, ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग जॉब है। बावजूद अच्छा, आप ये देखिए कि पूरा देश का अमला उसमें लगता है, तो एक बहुत बड़े प्रयास के बाद ये सब संभव हो पाता है। तो चूक होना स्वाभाविक है। उस गड़बड़ियों पर सबको ध्यान आकर्षित कराना ही जाना चाहिए। चुनाव आयोग खुद भी ये समझता है, लेकिन बार बार यदि इस तरह की बातों को लेकर कि साहब चुनाव आयोग की मतदाता सूची में गड़बड़ी का एक मसला है, लेकिन आप ये कहो कि वोट चोरी, ये दूसरा मसला हो जाता है। वोट चोरी और मतदाता सूची में गड़बड़ी 2 अलग अलग मामले हैं। लेकिन विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस, जो वोट चोरी के जो आरोप लगाती है, वो फिर सर्वथा ऐसा लगता है कि ये जानबूझ करके इस पर हमले कर रही है। अच्छा, इसके अलावा आप ये देखिए, जितने सबूत राहुल गांधी ने पेश किए वोट चोरी के, जिन मतदाताओं को लाके उन्होंने खड़ा किया, जिनको लेकर ये कहा गया कि इनका वोट चोरी हो गया, दूसरे दिन सेकंड डे उन्होंने मना कर दिया कि साहब, कुछ लोगों ने तो ये कहा कि हमको तो यहाँ पैसे लेके लाके खड़ा कर दिया गया और हमारा कोई वोट चोरी नहीं हुआ। तो जब आपकी विश्वसनीयता ही संदेह हो जाती है तो फिर सवाल उत्पन्न होते हैं। और दूसरी बार यदि आप एक बार किसी चीज़ को उठाएं, 2 बार उठाएं तो समझ में आता है, लेकिन बार बार यदि आप किसी एक मुद्दे पर लगे हुए हैं और इतना बलपूर्वक लगे हुए हैं कि उसमें फिर लोग शक करने लगते हैं, तो फिर ये लगता है कि ये नहीं, ये आपके मुद्दे नहीं, ये कहीं से संचालित मुद्दे हैं।
और इसलिए जनता जो इस लोकतंत्र की सर्वोपरि जो बोलते हैं कि परमेश्वर है, उसने रिजल्ट दे दिया। बिहार चुनाव इस बात का गवाह है कि आप जिस यात्रा को लेकर आपने पूरे बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाली, वोट चोरी को लेकर आपने महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा और बिहार तक में पूरा जो आपने चार्जेस लगाए वो सब खोखले साबित हुए। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बात को लेकर जब आप बार बार ये कहते हैं कि साहब वो चुनाव आयोग जो है वो जवाब नहीं देता और बीजेपी जवाब देने लगती है। बिल्कुल। दरअसल योगीराज जी, सारा मामला ये कि हम देश के मीडिया पर सवाल खड़े करते हैं और इसमें मैं दोनों पार्टियों को दोषी मानता हूं, कोई कम होगी कोई ज़्यादा होगी, सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी। विपक्ष कहता है कि गोदी मीडिया और वो कहते हैं सत्ता पक्ष कहता है गुलाम मीडिया। आप मीडिया पर टारगेट करोगे तो फिर सच कौन बताएगा? अगर आप सेना को टारगेट करोगे तो फिर देश की सीमा की रक्षा कौन करेगा? अगर आप सुप्रीम कोर्ट को टारगेट करेंगे तो फिर हमको न्याय कहाँ से मिलेगा? अगर आप देश की अर्थव्यवस्था में उद्योगपतियों को टारगेट करेंगे तो फिर औद्योगिक विकास कहाँ से होगा? मुझे लगता है कि इसके साथ अगर आप चुनाव को टारगेट करेंगे तो फिर चुनाव कौन संपन्न कराएगा? अगर मतदाता सूचियों में गड़बड़ी है तो उसके लिए पुनरीक्षण याचिकाएं भी होती हैं और इसके बाद वोटर लिस्ट का, मतदाता सूची का पुनरीक्षण भी होता है, जिसके लिए SIR हो रहा है। आप उस पर भी शक करेंगे तो फिर आप कहाँ जाएंगे? यानी आपको हर चीज़ गलत लग रही है, और जब हर चीज़ गलत है, बार बार आप कह रहे हैं, तो फिर हलफनामा दीजिए, एफिडेविट दीजिए। और अगर आप एफिडेविट नहीं दे रहे हैं तो फिर आप देश में इन संस्थाओं के बारे में अविश्वास पैदा करके यहाँ अराजकता लाना चाहते हैं, और ये देश के दुश्मनों का टारगेट है कि भारत में अराजकता है, क्योंकि पिछले 20 सालों से देश में शांति है। अगर हम पिछले 20 साल की बात करें, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार, तो दोनों सरकारें, एक कांग्रेस की थी यूपीए की, एक एनडीए की है, तो उनके हम गुण दोष पर नहीं जाना चाहते। हम सिर्फ इस पर बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी अगर हर संस्था को ही डैमेज करेंगे तो फिर वो खुद कहाँ रहेंगे? ये तो वैसा एक मामला होगा कि या तो हम खेलेंगे और नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे, या तो हम जीत कर सत्ता में आएंगे तो फिर चुनाव ठीक है। जहाँ भी कांग्रेस सत्ता में आई है वहाँ चुनाव ठीक हुए हैं, और जहाँ कांग्रेस चुनाव हार गई है वहाँ फिर चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है और ये सब बातें हो रही हैं। तो आखिर ये कब तक और कैसे चलेगा? क्योंकि जनता लगातार चुनाव नतीजों में इस तरह की बातों को खारिज कर रही है, चाहे वो संविधान को बदलने के आरोप हो, आशंकाएं हो, चाहे वो वोट चोरी की बात हो, या चुनाव आयोग को भाजपा का एजेंट बताएं। मुझे लगता है कि ये गंभीर बातें, और 272 जो लोग हैं उसमें समाज के हर तबके के आदमी हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, सेना के अधिकारी हैं, प्रशासनिक सेवा से निवृत्त लोग हैं। तो मेरे साथ नागेंद्र जी हैं। नागेंद्र जी, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्योंकि बिहार चुनाव में इसी बात को लेकर योगीराज जी ने विस्तार से बता दिया है कि राहुल गांधी ने एक बड़ा अभियान चलाया था वोट चोरी के मामले में, और जनता ने उनको एक तरह से कूड़ेदान में डाल दिया, क्योंकि कांग्रेस को भी बहुत कम सीट मिली है और जो लालू यादव जी की पार्टी है उसको भी बहुत कम सीट मिली है, आरजेडी। आपकी राय, क्या राहुल गांधी के परमाणु बम चुनाव को लेकर, वोटर लिस्ट को लेकर, अणु बम, ये सब फर्जी या फुस साबित हो गए? नहीं राघवेंद्र जी, देखिए, इसको लेके तो किसी तरह का कोई शक नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में जनादेश जो मिलता है, जनता जनादेश देती है, वही तय करता है कि क्या सही था और क्या गलत था। तो उसमें तो लगातार आप महाराष्ट्र से आ जाइए ना, महाराष्ट्र है, उसके बाद हरियाणा है, उसके बाद में दिल्ली है, और अब बिहार है, जहां ये चीजें साफ होती रही है कि विपक्ष द्वारा, स्पेशली बात करें कांग्रेस और राहुल गांधी की, कि उनके उठाए हुए मुद्दे वो चल रही है। लेकिन बात सिर्फ इतनी भर नहीं, आप देखिए कि ये बात कहां से शुरू होती। सीबीआई और ईडी से शुरू होने, आरोप लगने शुरू हुए थे, उसके बाद न्यायपालिका आई, सेना को इसमें शामिल किया गया, उसके बाद सेना के आने के बाद में अर्थव्यवस्था को लेकर अलग अलग तरह की बातें आई, और बहुत सारी बातों में अर्थव्यवस्था और उद्योगपतियों को लेकर जब ये बातें आई, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह कि विदेशों में कुछ रिपोर्टें छपती है, विदेश के किसी अखबार में या किसी जगह एक ये खबरें आती हैं, फिर उन खबरों की प्रतिक्रिया में भारत में एक वर्ग है जो उस पर प्रतिक्रिया देता है, और वो जताता है कि बाहर से आई हुई खबरों के लिए अगर देश का विपक्ष सजग है और सतर्क है, उसे कोई भी जन समस्या उस पर बात करना चाहिए, जनहित के मुद्दे हैं उस पर बात करें, सरकार को बिल्कुल घेरे। विपक्ष का काम सरकार को घेरना होता है, लेकिन घेरते वक्त आपको ये याद रखना चाहिए, भारतीयों से ज्यादा लक्ष्मण रेखा के महत्व को कोई नहीं समझता है। लक्ष्मण रेखा एक तय होती है,
इस समय राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो ऐसे में उनका बहुत महत्व बढ़ जाता है कि मतलब वो क्या मुद्दे उठाते हैं, क्या बातें बोलते हैं। लेकिन इसके अलग हटके जो बातें होती है वो इस तरह की बातें होती है कि देश में जैसे ना लोकतंत्र बचा है, ना संवैधानिक संस्थाएं बची हैं। देश में कहीं ना कहीं एक अलग तरह की अराजकता की सी बातें करी जाती है जो देश के लिए, देश के हित के लिए कतई अच्छी नहीं है। हालांकि मैं ये भी मानता हूं कि इस देश की तासीर ऐसी नहीं है। आप भी पहले वाले शो में कहते रहे, ना तो देश की तासीर ऐसी है, और देश की जनता बार बार इस बात को सिद्ध करती रही है कि उसका इन मुद्दों से बिल्कुल जुड़ाव नहीं है, ना वो इन बातों को ठीक मानती है। आज से 25-26 साल पहले स्थिति ऐसी थी कि बीच में देश में खिचड़ी गठबंधन की सरकारें आने लग गई थी, जल्दी जल्दी सरकारें गिरती थी, बनती थी। अब जब देश स्टेब्लिश हो रहा है तो आप ये मान के चलिए कि बहुत सारी ऐसी विदेशी ताकतें हैं जो भारत जैसे देश को नहीं चाहती कि वहां लोकतंत्र मजबूत रहे, जी। स्थिर सरकारें वहां है, क्योंकि स्थिर सरकारें आएंगी तो देश मजबूती की ओर जाता है। तो ऐसे में वो तो अपने एजेंडे को चलाती हैं, वो अलग है, जो विदेशी ताकतें हैं। लेकिन उस एजेंडे का शिकार अगर भारत में बैठे ही कुछ राजनीतिक दल और उनके नुमाइंदे और कुछ और तथाकथित बुद्धिजीवी वामपंथी हो जाते हैं शामिल उसके साथ में, तो ये देश के लिए और देश हित के लिए कतई अच्छा नहीं है। बिल्कुल। हालांकि जनता अपना रुझान देती रही है, जनता बताती रही कि उनका इन मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। और जैसा कि योगेश जी ने बताया, बिहार इसका सबसे तात्कालिक उदाहरण है। और आप ये देखिए कि राजनीतिक रूप से भी कांग्रेस को इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। महाराष्ट्र से शुरू हुई बात में उसके बाद में उन्हें हरियाणा जैसे राज्य में मुंह की खानी पड़ी, दिल्ली में मुंह की खानी पड़ी, और अब आप बिहार में देखिए कि स्थिति क्या है। बिल्कुल। दरअसल राहुल गांधी ना तो देश की तासीर समझ रहे हैं और ना देश की डेमोक्रेसी को समझ रहे हैं। उनके साथ जो लोग हैं उसमें कम्युनिस्ट ज़्यादा हैं और ऐसे लोग हैं जिनका लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। अगर आप उनके साथ बैठेंगे, बात करेंगे, तो वो इसी तरह की बातें कराएंगे कि देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं को खारिज कर दो और देश में ऐसा माहौल बना दो ताकि जनता सड़कों पर आए और सत्ता या तख्ता पलट कर दे। लेकिन वो ये पता नहीं कब समझेंगे कि भारत में ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ के लोग लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं। गुलामी के पहले भी ये देश लोकतंत्र में था। हम अगर पुरानी बात करें, जनपदों की बात करें, मुगलों के आने के पहले भी लोकतंत्र था भारत में। अगर हम और पीछे जाएं तो पांडव के काल में भी लोकतंत्र था, भगवान राम के काल में भी लोकतंत्र था, क्योंकि वहाँ योग्यता पर काम होता था। तो ये सब बातें। लेकिन मैं, हमारे साथ रमेश सिंह जी भी फ़ोन पर हैं। राहुल जी, मैं आपके पास सबसे आखिरी में आऊँगा। रमेश जी, कर्नाटक की एक विधानसभा का सर्वे करके उन्होंने कहा था कि वोट चोरी हो गए, राहुल गांधी जी ने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तब कर्नाटक के एक कैबिनेट मंत्री ने कहा था कि जब वोट चोरी हुए या जो वोट चोरी की बात हो रही है, तब तो हमारी सरकार थी, हमारे अधिकारियों ने वो काम किया। इसके बदले में राहुल गांधी ने उनसे इस्तीफा नहीं लिया, उनको बर्खास्त कर दिया। क्या ये लोकतंत्र उनकी मानसिकता है? जबकि संबंधित मंत्री ने इस्तीफा दिया था, लेकिन कहा गया कि इनका इस्तीफा मत लीजिए, इनको बर्खास्त कर दीजिए। राहुल गांधी ने कोई आरोप लगाया है तो मंत्री उसके बारे में कैसे बोल सकता है? क्योंकि राहुल गांधी के आरोप को मंत्री ने खारिज किया था। तो ये बात होती है कि आप खुद कितने लोकतांत्रिक हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, उसमें एक किस्सा जरूर मैं बीच में बताऊंगा कि देश में सबसे पहली वोट चोरी हुई थी नेहरू जी के ज़माने में, जब वो देश के प्रधानमंत्री बने। और उत्तर प्रदेश की एक सीट है जहाँ से अल्पसंख्यक वर्ग के एक लीडर खड़े हुए थे जो बाद में शिक्षा मंत्री संभवतः बने। वो 10,000 वोट से चुनाव हार गए थे, लगभग 10,000 वोट से या 20,000 वोट से। कलेक्टर ने वहाँ अनाउंस कर दिया था, उनका जीते हुए प्रत्याशी का जुलूस निकल गया था। लेकिन दिल्ली से नेहरू जी ने कहा कि उनको जिताइए। जब मुख्यमंत्री और कलेक्टर ने कहा कि उनको तो हम हारा हुआ घोषित कर चुके हैं, तब उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, ये रिकॉर्ड में मिल जाएगी जो मैं बात कर रहा हूँ, गूगल से लोग इसकी तस्दीक कर सकते हैं। तब वहाँ कलेक्टर ने हारे हुए प्रत्याशी को जीता हुआ घोषित किया। 10,000 के लगभग वोट थे। तो देश की पहली वोट चोरी तो नेहरू जी के कार्यकाल में हुई थी। तो ये कहने का मतलब, आप थोड़ा कांग्रेस का इतिहास पीछे जाके देखेंगे तो बहुत सारी बातें निकल कर आएंगी। कांग्रेस ने यह भी किया था कि एक सज्जन ऐसे थे जो भारतीय ICS के अधिकारी थे, उन्होंने LLB भी नहीं किया था, लेकिन देश के मुख्य न्यायाधीश बने थे सुप्रीम कोर्ट के। वो ये भी चमत्कार कांग्रेस ने किया था। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इतिहास भी पढ़ना चाहिए और अपने जो कम्युनिस्ट साथी हैं, जो दूसरे साथी, उनसे भी बातचीत करके कि आखिर ऐसी वो क्या गलती कर रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक वो मुखी खा रहे हैं और उसके बाद वो ठीकरा फोड़ रहे हैं, कभी चुनाव पर, कभी किसी पर, कभी किसी पर। रमेश जी, आपकी बहुत सटीक और एक जोरदार टिप्पणी इस पर चाहते हैं, लेकिन ज्यादा लंबी नहीं। राघवेंद्र जी,
272 रिटायर्ड जज, डिप्लोमेट और ब्यूरोक्रेट, इनने मिलके एक सार्वजनिक पत्र लिखा है। तो इसका मतलब है इस देश में एक ऐसा हालात बना दिया है राहुल गांधी ने कि जब इस देश के कुछ समझदार लोगों को लगा कि हम इस देश की जनता को और इस खुद राहुल गांधी को ये बताएं कि वो क्या कर रहा है। राहुल गांधी खुलेआम देशद्रोह को उतारू है। देखिए, विदेशी ताकतें इस देश की आर्थिक जो समृद्धि है उसे रोकना चाहती है। भारत कूटनीतिक रूप से मजबूत हुआ है, इसे रोकना चाहती है। भारत सामरिक रूप से मजबूत हो रहा है, इसे रोकना चाहते हैं। और इसके लिए वो मतलब डीप स्टेट पूरे प्रयास कर रहे हैं, वो हर तरह से प्रयास कर रहे हैं। और उनके प्रयासों को राहुल गांधी, उनके फुट स्टेप राहुल गांधी के रूप में यहाँ दिख रहे हैं। आप देखिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर राहुल गांधी ने कितना बवाल मचाया था, और हिंडनबर्ग अब रिपोर्ट वो अपनी कंपनी बंद करके चले गए। राहुल गांधी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसके पहले राहुल गांधी ने आज बिहार का चुनाव हार गई कांग्रेस और आरजेडी, ईवीएम का कोई जिक्र नहीं है। ईवीएम पे इनने कितना बवाल काटा था। ईवीएम के बिना इनके मतलब जिस तरह आज ये वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, इसी तरह से इनका एक अभियान ईवीएम को लेकर चलता था। आज ईवीएम पे बिल्कुल खामोश है और ये वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। वोट चोरी जो सर पे जो सर की प्रक्रिया चल रही है, SIR जो चल रहा वो मतदाता सूची का पुनरीक्षण। जी जी, फर्जी वोटर और गैर नागरिक अवैध प्रवासियों को वोटर लिस्ट से हटाना देश की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है और देश के लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है। लेकिन ये उसे वोट चोरी बता रहे हैं। इनने सेना को नहीं छोड़ा, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को धराशायी करने में आज ये कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। न्यायपालिका की विश्वसनीयता को धराशायी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आप ये बताइए, वोट चोरी के लिए इन्हें सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे मामले को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें इनके पूरे आरोपों को और इनके पूरे तर्कों को खारिज कर दिया। सीबीआई ईडी को आरोप के माध्यम से एक इनकी विश्वसनीयता खत्म करते हैं। मैं बताऊं, ये अडानी अंबानी को लेकर इनने एक अभियान चलाया था, शुरू से लेके अभी तक चल रहा है। मैं आपको बताऊं, जब अंबानी के पिता का देहांत हुआ था उस समय पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे। तो इनके दोनों भाइयों के बंटवारे को करवाने के लिए पी चिदम्बरम ने वित्त मंत्रालय से 3-4 अधिकारियों को भेजा था। और तर्क ये था कि ये 3 से 4% जीडीपी में योगदान देते हैं, इसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। इसलिए आर्थिक उद्योगपतियों को हर प्रकार की मदद देना सरकार का कर्तव्य है। लेकिन राहुल गांधी इसे बिल्कुल समझने के लिए तैयार नहीं है। और राहुल गांधी की हालत ये है कि जिस तरह से वो मतलब देश में अराजकता लाने के लिए जेएनजी का आह्वान, खुलेआम जेएनजी का आह्वान कर रहे हैं, तो इससे बड़ा देशद्रोह कोई नहीं है। राहुल गांधी को ये समझ जाना चाहिए कि इस देश बिहार चुनावों से खास तौर पर कि अब ये देश की जनता उनके किसी भी तर्क को, उनके किसी भी आरोप को सुनने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल रमेश जी, वो कितना भी द्रोह करें, पिछले 10 सालों में उनकी सारी चीज़ों को जनता ने खारिज किया है। तो हम लौटेंगे, बहुत सारी बातें महत्वपूर्ण, समय की कमी है, अगले दौर की बातचीत में बहुत कम वक्त मिलेगा। मैं राहुल जी के पास आ रहा हूँ। राहुल जी, ये जो सारा मामला है आप इसे कैसे देखते हैं? 272 लोगों ने खुला पत्र लिखा है। राहुल गांधी ने खूब सारी यात्रा कर ली, देश जोड़ो यात्रा कर ली, देश की एकता की यात्रा कर ली, मोहब्बत की दुकान सजा ली, इसी के खिलाफ आरोप लगा लिए, ईवीएम पर आरोप लगा लिए, आखिर सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगाए। क्या देखते हैं, क्या वो राजनीति में परिपक्व हो रहे हैं या कुछ जैसे थे वैसे चल रहे हैं? देखिए रघुवंश जी, एक चीज और विश्व स्पष्ट करूंगा, मेरा जो नेटिव प्लेस है बिहार का है जी, बिहार से मैं जुड़ा हूं, पत्रकारिता जरूर मध्य प्रदेश में की है, लेकिन जो स्थितियां और परिस्थितियां पैदा हो रही हैं उसको लेकर के आप किसी एक पक्ष को आरोप नहीं लगा सकते, ना राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगा सकते। हो सकता है बहुत सारी चीजें लंबी चलती है, इस देश में हर चीज को लेकर के संघर्ष लंबा चला है और लंबे संघर्ष के बाद में कोई चीज स्थिति स्पष्ट हो पाई है। तो हम ये नहीं कह सकते कि राहुल गांधी यदि संघर्ष कर रहे हैं या किसी चीजों को लेके आ रहे हैं तो वो 100% झूठे होंगे, क्योंकि एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इतना को लेकर के नहीं बोल सकता। ये हमारी मनोवृत्ति हो सकती है कि वो हर जगह फेल हो गए या हर जगह उनकी जो बातें थी वो समाप्त हो गई। इस चीज को लेकर के तो मैं बिल्कुल वास्ता ही नहीं रखता कि आप किसी चीज को, एक व्यक्ति को आप इस देश पे नकार दें।
क्योंकि इस देश में एक व्यक्ति को आप इस देश से नकार दें, क्योंकि इस देश में यदि विपक्ष नहीं होगा और विपक्ष अपनी बात को नहीं रखेगा, राहुल जी, पक्ष की ही बात को करेंगे। राहुल जी, मैं जरा सा आपको रोकना चाहता हूं। आपका जन्म बिहार में जरूर हुआ है, लेकिन बिहार में आप आखिरी बार कब गए थे? आखिरी बार मैं गया हूं 98। सर बहुत गंगा जी में बड़ा पानी लेकिन बह वहां गया। से संपर्क मेरे जुड़े, मैं मान गया, वही है। मैं मान गया। मैं दूसरी बात कर रहा हूं। संजय समर करके एक पत्रकार साथी को हमने एग्जिट पोल के बाद जोड़ा था। वो कह रहे थे कि ये सब एग्जिट पोल झूठे हैं। 17 संस्थाओं ने एग्जिट पोल किया था और हर एक ने उसको एनडीए को बहुमत दिया था। मेरा कहना यह है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारी चीजें आपकी गलत साबित हो रही हैं। फिर आप देश की उन संस्थाओं पर अटैक कर रहे हैं। आप राजनीति पर अटैक करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप सेना पर, चुनाव आयोग पर अटैक करेंगे तो कैसे काम चलेगा? मेरा कहना सिर्फ इतना, हम नहीं कहते कि राहुल गांधी बिल्कुल ही फ्लॉप हो रहे हैं, लेकिन 10 साल में जो उनकी यात्रा है, उस यात्रा में मैं सिर्फ एक चीज जोड़ूंगा। एक जोक चलता है, समय कम बचा, लेकिन 2-3 वाक्यों का है। एक शव यात्रा शमशान घाट पहुंचती है और वहां बहुत सारे स्लोगन लिखे होते हैं, लोकोक्तियां। उसमें लिखा था मृत्यु अटल है। एक कांग्रेसी ने कहा यहां भी भाजपा आ गई, मृत्यु अटल है ना अडवाणी है। उन्होंने कहा कि मृत्यु अटल है ना अडवाणी है, मृत्यु राहुल गांधी है। तो अब इस तरह की बातचीत अगर होगी तो कैसे काम चलेगा? राहुल गांधी चुनाव ईवीएम पर आरोप लगाते हैं, SIR पर आरोप लगाते हैं, और फिर उनके ही एक बड़े साथी कलकत्ता में कहते हैं कि ममता दीदी ने, अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि 35 लाख वोट चोरी कर रही है। उस पर खामोश रहते हैं और जनता देख रही है, और वो आपको हर चुनाव में खारिज कर रही है। जहां आप जीतते वहां लोकतंत्र मजबूत है, जहां हार गए अब जनता ये देख रही है। सिर्फ मेरा इतना सा कहना है, आप बिहार गए, इस पर मुझे कोई एतराज नहीं है। आप कितना उसको जानते हैं बिहार को, ये भी मैं नहीं कहता। प्रशांत किशोर फ्लॉप हो गए, 0.3% उनको वोट मिले हैं। तो हम तो यहाँ बैठे हैं बहुत सैकड़ों किलोमीटर दूर। आपकी छोटी सी राय। जी देखिए राघवेंद्र जी, बिहार की तासीर ऐसी नहीं है ना, जिस तरीके के हो सकता है तमाम व्यवस्थाएं, तमाम चीजें जो सरकार सत्ता पक्ष में जा रही हो, तो बात मान सकता हूं मैं, लेकिन 100% इतना नहीं परिवर्तन हो सकता। इसको लेकर के तो मैं भी ताज्जुब हूँ। इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा परिवर्तन, या इतना बड़ा यदि हमारे कैलकुलेशन में भी, पत्रकारों के कैलकुलेशन में या सर्वे करने वाली टीमों के कैलकुलेशन में इतना अंतर तो कभी नहीं दिखाई दिया। राघवेंद्र जी आप भी सर्वे करते रहे और आप भी कैलकुलेशन करते रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक आप भी रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी चेंज तो हमने कभी कल्पना नहीं। इसका जवाब तो नहीं मिल सकता। अगर हम लगातार गलत हो रहे हैं तो कहीं हमारे गुणा भाग में गलती है। मुझे लगता है कि राजनीतिक दल लगातार हार रहे हैं तो उनको अपनी पॉलिसी बदलनी चाहिए। मैं समय की कमी, माफी के साथ आपसे आग्रह करूंगा। हाँ, जी इस बात पे मैं सहमत हूं। जी मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि अगर आपका गुणा भाग गलत हो रहा तो एक बार दोबारा चेक करना चाहिए। पॉलिसी सिर्फ इतनी सी है कि देश में लोकतंत्र वोट पर चलता है, जिसके ज्यादा वोट होंगे वो जीतेगा। अगर आप 80% बहुसंख्यक को गाली देंगे, अगर आप उनको कहेंगे कि ये डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है, तो आपने तो अपनी हार की इबारत लिख के खुद ही कलम तोड़ दी है। जीतने की संभावना दूर दूर तक नहीं है। एक चुनाव नहीं, 25 चुनाव में हारेंगे अगर इस तरह की पॉलिसी को नहीं बदला जाएगा। ये किसी भी बच्चे से पूछेंगे कि भाई जिसके 80 वोट हैं उसको आप गाली दोगे तो आप जीत कैसे सकते हो? राहुल गांधी को, कम्युनिस्ट पार्टी को और ये जो इंडी ब्लॉक है, इसको कौन समझाए? ये बात जनता समझ रही है, आपको लगातार हार रही है, लगातार औंधे मुंह गिरा रही है। खैर ये विश्लेषण किसी और दिन करेंगे। 1-2 वाक्यों में अपनी बात पूरी कर लें। जी देखिए राघवेंद्र जी, क्या है कि हम लोग यहाँ बैठ करके सिर्फ विश्लेषण या का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, देश का सेकंड व्यक्ति बैठ करके यदि इस तरीके की रणनीतियां बना रहा है, इसी का अफसोस है कि जो नेता प्रतिपक्ष है वो लगातार ऐसा कर रहा है। दुख यही है। ये हो सकता है और जनता इन चीजों को देख रही है, समझ रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि अपनी रणनीति कांग्रेस को बदलना पड़ेगी, और तमाम उनके जो सलाहकार है, जो यहाँ वहां से जो जुड़ करके उनको सलाहें दे रहे हैं, तो यहाँ अंतिम टिप्पणी योगीराज जी आपके पास, समय खत्म हो चुका है।
हम इस बात पर तो आश्चर्य जता रहे हैं कि ऐसा रिजल्ट आ ही नहीं सकता। भैया ऐसा वोटिंग भी हुआ कभी बिहार में? इसके पहले वोटिंग भी जबरदस्त हुआ है इस बार, उस पर किसी को आश्चर्य नहीं है और रिजल्ट पे सबको आश्चर्य है। खैर ये बात होगी। दूसरी बात, बस एक लाइन में मैं बोल रहा हूँ कि जो कांग्रेस, अभी मध्य प्रदेश में युवक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ, इन मीन 3 वोट नहीं है कांग्रेस के पास, 4 दिन आ गया उसका रिजल्ट, 4 दिन लगा दिए उसका रिजल्ट आने में। चलिए, तो कह सकते हैं कि कांग्रेस और प्रतिपक्ष को सोचने समझने की जरूरत है, क्योंकि देश की जनता, लोकतंत्र में वोट का खेल होता है, जिसके पास वोट है वो जीतेगा। अगर आप 80% को गाली देंगे, उसके बाद फिर ईवीएम, SIR और इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाएंगे, तो ये आपकी राजनीतिक ना समझिए, क्योंकि 80% को अगर आपने कुछ भी गलत कहा तो वो आपको वोट कितना देगा। अगर इतने वोट भी मिल रहे हैं तो इस पर भी धन्यवाद दीजिए कि गाली खाकर भी लोग आपको वोट दे रहे हैं। तो मैं फिर उसी बात को दोहराऊंगा जो मैंने बीच में मैंने कहा था कि शमशान घाट पर भी लिखा है कि मृत्यु अटल है। कांग्रेस के लोग मजाक में कहते हैं कि यहाँ भी अटल और अडवाणी, मृत्यु हमारी सिर्फ राहुल गांधी है, वो ये कहते हैं। तो उसी तरफ लगता है कि पार्टियां जा रही है। ये मजाक का विषय है, लेकिन लगातार 2014 से लेकर 25 तक जो नतीजे आ रहे हैं वो तो यही बता रहे हैं कि मृत्यु अटल नहीं है, मृत्यु राहुल गांधी है। मैं तीनों मेहमानों का, चारों का धन्यवाद करूंगा। राहुल जी आपका साधुवाद, रमेश जी आपका धन्यवाद, डॉक्टर परमार जी आपका साधुवाद और योगराज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में आज इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।